हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आईएमआरई सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर जो है आपका मेंटेनेंस, उसका तीसरा पॉइंट 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। फिर सिलेबस में जो टॉपिक पढ़ने हैं उसको शॉर्ट में बताएंगे, इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो जो आपका सिलेबस दिया गया है वो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उसका शेड्यूल कैसा होना चाहिए। उसके बाद पढ़ना है चेकिंग ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, मतलब कि ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे चेक किया जाता है मेगर की सहायता से। फिर ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल कैसे टेस्ट किया जाता है और बीडीवी लेवल। फिर उसके बाद पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस, मतलब कि भूमि प्रतिरोध मापने की कौन कौन सी विधियाँ होती है उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका शॉर्ट में थ्योरी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता क्या है, फिर इसका मेंटेनेंस क्यों किया जाता है ये समझते हैं। तो ऐसे ट्रांसफार्मर जो 11 किलो वोल्ट और इससे कम वोल्टेज पर काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहे जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं 11 केवी उससे कम, 6.6 केवी, 415 वोल्ट, 220 वोल्ट, इन वोल्टेज पर जो ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस क्यों किया जाता है। देखिए, ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस, तो जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और उसके मशीनरी के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अगर हम इसका ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो इनका लाइफ और परफॉर्मेंस क्या होगा, घट जाएगा। तो इसकी परफॉर्मेंस और लाइफ को बढ़ाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करते हैं। ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस के लिए एक शेड्यूल होता है, उसी के अनुसार ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस किया जाता है। वैसे तो ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस जो होता है एक रेगुलर बेसिस पे होता है, मतलब डेली होता है एक। फिर प्रति घंटे पर भी होता है, महीने पर भी होता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, ऐसे मतलब शेड्यूल होता है। और उन शेड्यूल में लिखा गया होता है कि इतने दिन बाद ट्रांसफार्मर का क्या चीज़ चेक करना है, मतलब किस भाग का निरीक्षण करना है। ये देखिए, यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस शेड्यूल देख सकते हैं। हावरली बेसिस पे होता है, डेली बेसिस पे होता है, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, 6 मंथ बेसिस पे, ईयरली बेसिस, और 1 साल के बाद भी ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस होता है। और ये जो शेड्यूल आप देख रहे हैं हावरली बेसिस, इसमें निर्धारित होता है कि हावरली बेसिस पे ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पॉइंट का निरीक्षण किया जाना है। वैसे इसी प्रकार डेली बेसिस पर भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि जैसे हावरली बेसिस, प्रति घंटे जो होता है ट्रांसफार्मर क्या क्या चेक करते हैं, प्रति घंटे ट्रांसफार्मर का लोड चेक करते हैं कि लोड उस पर कितना है, ज़्यादा तो नहीं है। उसका वोल्टेज चेक करते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, तापमान भी चेक करते हैं। तो ये सब चीज़ क्या होती है, निर्धारित होती है शेड्यूल में, उसी के अनुसार ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस किया जाता है। अब हम देखते हैं कि चेकिंग ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस से क्या होता है। जैसे कि आप जितने भी मोटर, मशीन या ट्रांसफार्मर आप देखते हैं, इनमें आप देखते होंगे कि वाइंडिंग की जाती है। अब इनमें जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग होती जो है, आप देखेंगे वो वाइंडिंग की तो जाती है एक ही उस पर, लेकिन वो क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती है। अलग इसीलिए होती है क्योंकि उन पर क्या होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस लगा होता है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के कारण क्या होती हैं, अलग होती हैं। लेकिन यदि अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस खराब हो जाता है तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी, शार्ट हो जाएगी और हमारा जो उपकरण रहेगा वो डैमेज हो सकता है। इसलिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए, इसका पता लगाने के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं। मेगर का प्रयोग किया जाता है इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए। अब इसके बाद जो आपका मेन टॉपिक है वो क्या है, आपको पढ़ना है इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बाद आपको पढ़ना है कि बीडीवी टेस्ट क्या होता है। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं और इसके बाद पढ़ना है अर्थ रेजिस्टेंस। यही दो टॉपिक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्योंकि ये चैप्टर ही छोटा है, इसलिए जितना क्वेश्चन बनाए उतना बनाए हैं। और आपको चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का 3.3 मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का। पहला पहला क्वेश्चन है कि वितरण ट्रांसफार्मर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होती है। पहला ऑप्शन है एट नो लोड, बिना लोड पर, 50% फुल लोड पर, 80% फुल लोड पर और पूरे लोड पर। तो वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है, 50% फुल लोड पर इसकी दक्षता अधिकतम होती है, इसलिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि 11 केवी और इससे कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर को कहते हैं वितरण ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया था जो ट्रांसफार्मर 11 केवी से कम वोल्टेज पर कार्य करते हैं उन्हें वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन सही है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि एक ट्रांसफार्मर की सप्लाई आवृत्ति जो होती है बढ़ जाती है तो ट्रांसफार्मर का द्वितीयक आउटपुट वोल्टेज होगा। अगर ट्रांसफार्मर, तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, तीसरा रिमेन द सेम, चौथा एनी ऑफ अबव। अगर एक ट्रांसफार्मर की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो उससे ट्रांसफार्मर पर क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर कोर का लैमिनेशन किससे बना होता है, कास्ट आयरन का, सिलिकॉन स्टील का, एल्युमिनियम का, कास्ट स्टील का। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है, ट्रांसफार्मर कोर का लैमिनेशन आपको पता होगा सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस रेगुलर बेसिस पर किया जाता है तो ट्रांसफार्मर को क्या होगा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से नहीं गुजरना पड़ेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होगा। तीसरा, ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ जाएगी। चौथा, उपरोक्त सभी। तो यदि अगर ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस अगर रेगुलर बेसिस पर करते हैं हम, तो जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है उससे हमको नहीं गुजरना पड़ेगा, इसलिए इसमें से आपका पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस किया जाता है, पहला है हावरली बेसिस, डेली बेसिस, मंथली बेसिस, ऑल ऑफ अबव। तो आपको बताया था ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस के लिए एक शेड्यूल होता है, उसी के अनुसार ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस किया जाता है, जिसमें से हावरली बेसिस पे भी होता है, डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर, कि प्रति घंटे बाद ट्रांसफार्मर के निरीक्षण किए जाने वाले भाग हैं। मतलब कि ट्रांसफार्मर के शेड्यूल में जो प्रति घंटे बाद ट्रांसफार्मर का निरीक्षण किया जाता है तो उनमें कौन कौन सा पॉइंट को देखा जाता है। पहला है लोड एम्पियर में, दूसरा है वोल्टता, और तीसरा है ऑयल का ताप, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जब ट्रांसफार्मर का प्रति घंटे बाद निरीक्षण किया जाता है तो इनमें ये सभी पॉइंट जो हैं नोट किए जाते हैं या देखे जाते हैं, इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर, पहला ऑप्शन है डीसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, दूसरा है एसी को डीसी में बदलता है, तीसरा है एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, चौथा है डीसी को एसी में बदलता है। तो आपको पता होगा ट्रांसफार्मर जो होगा वो एसी वोल्टेज को या तो स्टेप करता है तो स्टेप डाउन करता है, इसलिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में 120 वोल्ट की, प्राथमिक वाइंडिंग में 120 वोल्ट एसी की आपूर्ति होती है, यदि टर्न रेशियो 10 है तो सेकेंडरी वोल्टेज का मान क्या होगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, तो जो फार्मूला था वो क्या था, ऐसे होता है V2/V1 इक्वल होता है N2/N1। तो आप यहाँ पे देखिए सारे मान दिए गए हैं, V1 भी दिया है इसमें 120 वोल्ट, और V2 निकालना है आपको, N2 भी दिया है और N2/N1 का मान दिया है, टर्न रेशियो 10 है। तो सेकेंडरी वोल्टेज निकाल लेंगे, जब आप निकालेंगे तो इसमें जो ऑप्शन पहला है 120 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, और तीसरा और चौथा देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है 12,000 वोल्ट और चौथा 1200 वोल्ट। जब आप V2 का मान निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 1200 वोल्ट, इसलिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ट्रांसफार्मर रेटिंग को टर्म्स के रूप में व्यक्त किया जाता है, किस टर्म के डब्ल्यू में व्यक्त किया जाता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग को, या फिर वोल्ट में, या फिर KVAR में, या फिर KVA में। तो आपको पता होगा ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होता है KVA में की जाती है, तो इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर में जो नॉइज़ होता है वो किसके कारण होता है। आप देखते हो कि जब लाइट आती है, ट्रांसफार्मर चलता है तो इसमें एक हनहनाहट जैसा आवाज़ निकलता है, तो वो आवाज़ किसके कारण होता है। पहला है मैकेनिकल वाइब्रेशन, दूसरा है कूलिंग फैन, तीसरा है मैग्नो स्टिक्शन इन एन आयरन कोर, चौथा है ऑल ऑफ अबव। तो ट्रांसफार्मर का जो सोर्स होता है उसके आयरन कोर में मैग्नो स्टिक्शन होने के कारण होता है, इसलिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एक ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट करंट सप्लाई से डीसी सप्लाई से अगर जोड़ देते हैं तो क्या होगा। ट्रांसफार्मर को डैमेज करेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, कि लो फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होगा या फिर हाई फ्रिक्वेंसी पर। तो अगर एक ट्रांसफार्मर को हम डीसी सप्लाई से जोड़ देते हैं तो उसको क्या होगा, ट्रांसफार्मर आपका डैमेज हो सकता है, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन सही है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक साधारण ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है। मतलब एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर है तो उनमें से क्या उसमें नहीं बदलता है। करंट, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, ऑल ऑफ अबव। तो आपको पता है कि करंट या वोल्टेज जो होता है वो वोल्टेज तो स्टेप हो या स्टेप डाउन होता है, तो करंट भी बदल सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होता है किसी भी ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है। इसलिए इसमें से दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन, कि ट्रांसफार्मर में एक संरक्षक का कार्य होता है। जो मतलब ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर लगा होता है उसका कार्य क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है दिए गए हैं, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जब तेल में, मतलब कि पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन देखिए, जब तेल गर्म होने के कारण फैलता है तो ट्रांसफार्मर को नुकसान से पहुंचा बचाता है। दूसरा ऑप्शन है यह ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए हवा प्रदान करता है। तीसरा है जब ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है तो यह ट्रांसफार्मर को कूलिंग आयल प्रदान करता है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो कंजर्वेटर का काम होता है, जो ट्रांसफार्मर में आयल होता है, जब वो फैलता है तो वह ट्रांसफार्मर को नुकसान से बचाता है। यही होता है कंजर्वेटर का कार्य। तो इसमें से पहला ऑप्शन आपका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है कब। पहला ऑप्शन है जब एडी करंट लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन है जब हिस्टैरिसीस लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है। तीसरा ऑप्शन है जब एडी करंट लॉस हिस्टैरिसीस लॉस के इक्वल होता है। चौथा है जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के इक्वल होता है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता तब अधिकतम होती है जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के इक्वल होता है। इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन क्या है आपका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में आमतौर पर टैपिंग प्रदान किया जाता है किस साइड। हाई वोल्टेज के साइड, लो वोल्टेज के साइड, प्राइमरी साइड। फिर अगला है बोथ ऑप्शन ए एंड बी। कहने का मतलब है कि एक ट्रांसफार्मर में जो टैपिंग जो होती है कहाँ प्रदान किया जाता है, हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड, प्राइमरी साइड, और एक ऑप्शन है चौथा जो ऑप्शन है आपका वो कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों। तो जो टैपिंग प्रदान की जाती है वो दोनों साइड प्रदान की जाती है। इस साइड भी प्रदान की जाती है और इस साइड भी प्रदान की जाती है। इसलिए इस ऑप्शन में आपका जो है ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। अब देखिए ट्रांसफार्मर से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट क्या है। तो घरेलू वायरिंग के विद्युत रोधन प्रतिरोध के लिए मेगर का प्रयोग होता है। 500 वोल्ट का मेगर, 250 वोल्ट का मेगर, 220 वोल्ट का मेगर, इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू वायरिंग के से जो सिंगल फेज सप्लाई होती है, घरेलू वायरिंग होता है मतलब कि 220 वोल्ट जो घरों में आता है या 240 वोल्ट, तो उसके लिए जो मेगर का प्रयोग करते हैं हम विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए 500 वोल्ट के मेगर का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 11 केवी के वितरण ट्रांसफार्मर के लिए मेगर का प्रयोग होता है। 1000 वोल्ट तथा 2500 वोल्ट, 200 वोल्ट, 500 वोल्ट, 250 वोल्ट, 500 वोल्ट और इनमें से कोई नहीं। तो 11 केवी के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए 1000 वोल्ट तथा 2500 वोल्ट के मेगर का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेगर के भाग हैं। डिफ्लेक्टिंग कॉइल मेगर का पार्ट है, कंट्रोल कॉइल है, कि डीसी जनरेटर है, कि इनमें से सभी हैं। तो मेगर के जो पार्ट होते हैं वो डिफ्लेक्टिंग कॉइल भी मेगर का ही पार्ट है और कंट्रोल कॉइल भी मेगर का ही पार्ट है और डीसी जनरेटर भी। इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है सही है। ये ऑप्शन आपका इसमें सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मेगा ओम्स में एक मेगर के पैमाने को अंशांकित क्यों किया जाता है। वाई इज द स्केल ऑफ ए मेगर कैलिब्रेटेड इन मेगा ओम। मतलब कि जो मेगर है आपका, जैसे कि मान लीजिए मेगर है और जो इसमें स्केल है उसमें मेगा ओम कितने क्यों उसको प्रदर्शित किया जाता है, मेगा ओम में जो रहता है उसको क्यों प्रदर्शित करते हैं। पहला है टू इंडिकेट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के, टू मिनिमाइज द करंट फ्लो, करंट को प्रवाह को कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन टू इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, या फिर ताप को कम करने के लिए। तो आपको पता है जो मेगर होता है, मेगर पे जो स्केल लगा होता है वो क्या करता है, रजिस्टेंस को इनकी इंडिकेट करता है। इसलिए इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है
कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेगर का प्रयोग इलेक्ट्रिक इंसुलेशन को ज्ञात करने में होता है। किसके लिए? पैसिव कंपोनेंट सच एज रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस। कहने का मतलब मेगर का प्रयोग रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्शन के इंसुलेशन को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, कि मोटर क्या केबल के लिए किया जाता है, या कोई सॉलिड स्टेट डिवाइस है उसके लिए किया जाता है, या फिर कोई लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस है। तो जो मेगर का प्रयोग होता है, जो केबल हो गया या फिर मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, उसके इंसुलेशन रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच निरंतरता को क्या उपयोग करके मापा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है अमीटर, दूसरा वोल्ट मीटर, फिर मेगर, फिर गैल्वेनोमीटर। जैसे एक वायर है तो ये कंटिन्यूस वायर यहाँ से यहाँ तक है, या फिर बीच में कहीं ब्रेक हुआ है, तो मतलब इसकी कंटिन्यूटी को नापने के लिए हम मेगर का ही प्रयोग करते हैं। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन मेगर वाला ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत सरल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है कि मेगर को किस और नाम से जाना जाता है। मेगर इज आल्सो नोन एज। चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। पहला ऑप्शन है मेगोमीटर, मेगा ओम मीटर, दूसरा है मल्टीमीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर, चौथा अमीटर। तो मेगर को एक नाम और जाना जाता है जिसे बोलते हैं मेगा ओम मीटर। पहला ऑप्शन इसमें आपका, ये पहला ऑप्शन आपका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर कि एक मेगर का अनुप्रयोग है। पहला ऑप्शन है कि टू मेजर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को नापने के लिए, फिर दूसरा है लीकेज टेस्ट के लिए, तीसरा है करंट को लिमिट करने के लिए, चौथा है ईएमएफ, किसी सर्किट में ईएमएफ को इंक्रीज करने के लिए। तो आपको पता है मेगर का उपयोग जो होता है रेजिस्टेंस मापने के लिए तो नहीं होता है, वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए होता है, लेकिन मेगर का प्रयोग हम लीकेज टेस्ट के लिए भी करते हैं। इसलिए इसमें आपका बी नंबर क्या है, सही है, टू टेस्ट फॉर लीकेज। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च प्रतिरोध के संबंध में एक मेगर का क्या महत्व है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मेगर विथ रिस्पेक्ट टू हाई रेजिस्टेंस। पहला ऑप्शन है कि इट इज़ यूज टू लिमिट द करंट। मेगर का महत्व क्या है, ये करंट को लिमिट करता है। दूसरा ऑप्शन है इट इज़ यूज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इसके लिए। फिर तीसरा ऑप्शन है यूज फॉर मेजरिंग हाई रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए। और चौथा ऑप्शन है टेम्परेचर प्रोटेक्शन के लिए। तो आपको पता है मेगर का प्रयोग कहाँ करते हैं, हाई रेजिस्टेंस को मेच्योर करने के लिए, मापने के लिए। इसलिए इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च वोल्टता वाले ट्रांसफार्मर में विद्युत रोधन परीक्षण का मान कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 200 मेगा एम होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है अनंत होना चाहिए, तीसरा है 1 होना चाहिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उच्च वोल्टा वाले ट्रांसफार्मर विद्युत रोधन परीक्षण का मान जो होना चाहिए 200 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत रोधन प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं उच्च तापक्रम, नमी एवं तेल का शोषण, धूल और गंदगी का जमना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो विद्युत रोधन प्रतिरोध को जो प्रभावित करते हैं ये तीनों ही कारक जो हैं इसको प्रभावित करते हैं, उच्च तापक्रम भी, नमी एवं तेल का शोषण भी, धूल और गंदगी का जमना भी। इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि पृथ्वी प्रतिरोध को द्वारा मापा जाता है किसके द्वारा। पहला ऑप्शन है फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, पोटेंशियल विधि से, यूजिंग एन अर्थ टेस्टर, अर्थ टेस्टर के द्वारा, फिर डक्टर ओम मीटर मतलब कि ओम मीटर विधि के द्वारा, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों के द्वारा, और पांचवा है उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए सबसे पहला ऑप्शन आपका जो है वो सही है कि पोटेंशियल मेथड का प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ साथ अर्थ टेस्टर द्वारा भी पृथ्वी प्रतिरोध को मापा जाता है। इसलिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है ए और बी दोनों है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थ टेस्टर है जो इलेक्ट्रोड तथा जमीन के बीच संपर्क प्रतिरोध का मान बताता है, जो अर्थ के करंट को बताता है, जो अर्थ वोल्टेज को बताता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका पहला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि अर्थ टेस्टर जो होता है वो अर्थ रेजिस्टेंस को मापता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन
कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अनुरक्षण में किस पैरामीटर को डेली नहीं चेक किया जाता है। कहने का मतलब जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस किया जाता है तो डेली बेसिस पर किस चीज़ को नहीं चेक करते हैं। पहला है ऑयल लेवल, दूसरा ऑयल टेम्परेचर, तीसरा वाइंडिंग टेम्परेचर, चौथा है वाइंडिंग रिएक्टेंस। तो आपको बताए थे जो डेली बेसिस पे इसका मेंटेनेंस किया जाता है उसमें ऑयल लेवल को भी नोट करते हैं, ऑयल टेम्परेचर को भी, वाइंडिंग टेम्परेचर को भी, लेकिन वाइंडिंग रिएक्टेंस को नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है बीडीवी टेस्ट से है। तो पहला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बीडीवी टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल इज कैरीड आउट बाय द हेल्प ऑफ अ इक्विपमेंट कॉल्ड, मेगर कहते हैं उसे, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर बोलते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल किट बोलते हैं, चौथा है मल्टीमीटर। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं कि द बीडीवी टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर का बीडीवी टेस्ट जो होता है ऑयल इज कैरीड आउट बाय द हेल्प ऑफ अ इक्विपमेंट कार्ड, उस इक्विपमेंट को क्या कहते हैं। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही है वो तीसरा ऑप्शन सही है, उस इक्विपमेंट को ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग किट बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है। वो क्या कर रहा है कि ट्रांसफार्मर के तेल का न्यूनतम बीडीवी मूल्य क्या है। तो जो पहला ऑप्शन है 30 kV, 1000 kV, 100 kV, नन ऑफ दीज। तो ट्रांसफार्मर के तेल का न्यूनतम मतलब कि लो बीडीवी रेट जो होता है, वैल्यू होता है, वो होता है 30 kV। अब कुछ वन लाइन टाइप के क्वेश्चन है, उसको आप बीडीवी टेस्ट के संबंध में है, उसको आप याद कर लीजिए, वो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि बीडीवी टेस्ट का पूरा नाम क्या है। तो एक क्वेश्चन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देगा। तो पहला ऑप्शन जैसे इसमें मान लीजिए है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। तो बीडीवी टेस्ट का पूरा नाम जो होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट होता है। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि बीडीवी टेस्ट किया जाता है किसके लिए। तो जो बीडीवी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है वो ट्रांसफार्मर के तेल के डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको याद रखना है कि बीडीवी टेस्ट जो होता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जांच के लिए किया जाता है। अब अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि बीडीवी को क्या कहा जाता है, मतलब बीडीवी का एक और नाम है, उसको क्या कहते हैं। तो बीडीवी को समझ लो, आप कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वैल्यू भी कहा जाता है। अब अगला पॉइंट जो है वो है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग। तो मशीनों को ठंडा रखने के लिए तथा परिवैद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। और ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है, याद रखे रहिए कि क्रूड पेट्रोलियम के रिफाइन के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है, जैसे गैसोलीन हो गया, नेफ्ता हो गया, केरोसिन हो गया, इन सब के आसवन से प्राप्त होता है, जो कि ट्रांसफार्मर के ऑयल के लिए प्रयोग होता है, मतलब ट्रांसफार्मर टैंक में ऑयल के रूप लिए प्रयोग होता है। तो जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है, क्रूड पेट्रोलियम के रिफाइन के बाद। तो इस वीडियो में आपका जो चैप्टर समाप्त हुआ वो था 3.3। अब अगले वीडियो में मेंटेनेंस चैप्टर का हम 3.4 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में केवल इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और जो मेन पॉइंट है हमने नोट कर दिया है। और इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।